अब देखते हैं कुछ बेसिक एमसीक्यूज क्या है हमारे पास। द मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचेस। मैचिंग कॉन्सेप्ट का काम क्या है? एसेट्स को लायबिलिटी से मैच करना, इनकम को एक्सपेंस से मैच करना, कैपिटल को रिजर्व से मैच करना, एक्सपेंसेस को कैपिटल से मैच करना। क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट? इनकम और एक्सपेंसेस को आपस में मैच करने का नाम मैचिंग कॉन्सेप्ट है। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई स्टेटमेंट बोले कि मैचिंग कॉन्सेप्ट रिलेट्स विद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी इनकरेक्ट होगी? ओके। Nothing material is left out that would be vital to investors or other users in assessing the underlying events and conditions of the business। यानी कोई भी बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रह नहीं गई जिससे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिसीजन मेकिंग क्या होती है वो मुतासर हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इतनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो करे, कोई भी उसमें बात इनकम्प्लीट ना रह जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को एक नाम देते हैं हम, क्या? कंप्लीटनेस। खैर ये कंप्लीटनेस बतौर टॉपिक आपके स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन ये मैंने पास्ट पेपर में से निकाल कर ये स्टेटमेंट कन्वर्ट करके इसको एमसीक्यू की शक्ल दे दी है। तो कोई भी मटेरियल बात अगर नहीं छोड़ी गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त, हर मटेरियल बात, कोई मटेरियल से मुराद हर ऐसी बात जिसके ना होने से यूजर्स की इंटेंशन या उनकी डिसीजन मेकिंग क्या हो, तब्दील हो, अगर ऐसी कोई बात छोड़ी गई है तो फिर इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात छोड़ी नहीं गई तो हम बोलेंगे जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट है और कंप्लीटनेस के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। तो कंप्लीटनेस का मतलब क्या हुआ? कोई भी अहम बात जो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि स्टेक होल्डर्स के डिसीजन को मुतासर कर सकती है, वो हमने छोड़नी नहीं है। चलिए, अब कुछ इसमें है चीजें। वेदर द आइटम इन क्वेश्चन अफेक्ट डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई ऐसा आइटम है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजन को मुतासर कर सकता है। मिसाल के तौर पर इन्वेंट्री कॉस्ट पे वैल्यू हुई हुई है, लेकिन एनआरवी उसकी लोअर है। ठीक है, तो अगर आप उसको एनआरवी पे नहीं लाते तो इसका मतलब ये है कि यूजर्स की एक्सपेक्टेशन ये बनेगी आपसे कि ये इन्वेंट्री आपको फ्यूचर में प्रॉफिट कमा के देगी। हालांकि आज उसकी रियलिटी ये है कि ये इन्वेंट्री फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस कमा के देगी। तो वो लॉस कल का लॉस नहीं और आज का लॉस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन्वेंट्री को कॉस्ट से रिड्यूस करके एनआरवी पे नहीं लाते तो ये एक मटेरियल कॉन्सेप्ट है। और अगर इसको रिकॉर्ड ना करें तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीटनेस शो नहीं करे। इस तरह बैड डेट्स हैं। लेकिन अगर ये पूछता है एग्जामिनर कि जी इन्वेंट्री को एनआरबी पे लाने का और बैड डेट्स रिकॉर्ड करने का जो मकसद है, बैकग्राउंड है, तो वो जवाब क्या होगा? उसका जवाब होगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। वो भी मैंने आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। तो आपसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये प्रूडेंस वाली बात आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। अब ये जो क्वेश्चन देखें जरा।
कॉशन, कॉशन का मतलब होता है एहतियात। शुड बी एक्सरसाइज वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड नेट इनकम। यानी वो एहतियात जो हमने बरतनी है कि ताकि हमारे जो है वो एसेट्स, नेट एसेट्स क्या मतलब क्या हुआ, नेट एसेट्स ओवर स्टेट ना हो। तो नेट एसेट ओवर स्टेट कैसे होते हैं कि जब एसेट्स ओवर स्टेटेड हो और लाइबिलिटीज क्या हो, अंडर स्टेटेड। तो जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त इस बात की एहतियात करते हैं कि एसेट्स ओवर स्टेट ना हो और लाइबिलिटीज अंडर स्टेट ना हो, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की ही वजह से हम क्या करते हैं, एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करते हैं, बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो अगर पेपर में ये सवाल आता है कि आप किस कॉन्सेप्ट की वजह से, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आप एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करते हैं या बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं, तो जवाब क्या होगा उसका, जवाब होगा उसका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर आपसे पूछे कोई कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से आप डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, तो जवाब क्या होगा इसका, जवाब होगा इसका मैचिंग कॉन्सेप्ट। डेप्रिसिएशन आपकी एसेट की पीरियोडिक कंजम्पशन है, और वो पीरियोडिक कंजम्पशन आप परफॉर्म करते हैं कि एक साल में जो आपने एसेट कंज्यूम किया है, जो उसका पोर्शन कंज्यूम किया है, वो इस साल के रेवेन्यू जनरेट करने में इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा वो इस साल के रेवेन्यू से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। उसके बाद द assumption that a business entity will continue in existence for a foreseeable future। हर बिजनेस शुरू होता है बंद होने के लिए, सवाल का जवाब दीजिएगा, या हर बिजनेस शुरू होता है चलने के लिए, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। हर बिजनेस शुरू होता है बंद होने के लिए, या हर बिजनेस शुरू होता है चलने के लिए। तो हम बोलेंगे एवरी बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। हर बिजनेस शुरू होता है चलने के लिए, और वो हमें चलता हुआ दिखाई देता है फोर्सिबल फ्यूचर, मुस्तकबिल करीब तक। यानी मुस्तकबिल में हमें वो कहीं बंद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या ताल्लुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, देखें। जब बिजनेस हमें फ्यूचर में भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड एक नहीं हुए, एक से ज्यादा हुए। जब अकाउंटिंग पीरियड एक या एक से ज्यादा हुआ है, तभी बहस होगी करंट और नॉन करंट की। अगर आपको पता लग जाए ये बिजनेस का आखिरी साल है और फ्यूचर में ये बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, मतलब ये फ्यूचर में चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर कोई अगला अकाउंटिंग पीरियड है, और अगर कोई अगला अकाउंटिंग पीरियड नहीं है, तो फिर ये करंट और नॉन करंट की बहस हो पाएगी। तो जिस कॉन्सेप्ट की वजह से आप करंट और नॉन करंट की डिस्टिंक्शन करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। या हर बिजनेस हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है या एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है फ्यूचर तक, जब भी तो उसके पास एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स होंगे। और जब उसके पास एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड होंगे, तब बहस होती है किस चीज की, करंट और नॉन करंट की। ठीक, याद रखेंगे बात यानी। ये भी आपके पास वैसे मौजूद नहीं है उसके अंदर। सेम अकाउंटिंग पॉलिसी shall be applied to accounting events from period to period। अकाउंटिंग पॉलिसी एक अकाउंटिंग पीरियड से लेकर दूसरे अकाउंटिंग पीरियड तक सेम अप्लाई होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देंगे कंसिस्टेंसी का, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसको हम नाम देंगे कंसिस्टेंसी का। अब इसको सुनिएगा जरा बात। इसका सवाल कितने तरीकों से आपके सामने आ सकता है, देखिए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते वक्त हमने
दो तरीके पड़े, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एफ को एवरेज कॉस्ट मेथड। ये सॉर्ट बताइएगा। तो अब क्या ये पॉसिबल है कि आपका ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर हो और क्लोजिंग स्टॉक एवरेज कॉस्ट पर हो? क्या कहते हैं? नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक फीफो पर हो, क्लोजिंग स्टॉक एफको पर हो, ये चीज किस चीज की खिलाफ वर्जी कर रही है? इस स्टेटमेंट की, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी शैल बी अप्लाइड टू अकाउंटिंग इवेंट्स फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए पीरियड टू पीरियड, मतलब जो अकाउंटिंग पॉलिसी पिछले पीरियड में थी वही पॉलिसी इस पीरियड में होनी चाहिए। यानी क्या मतलब? अगर आपको ओपनिंग स्टॉक फीफो पर वैल्यू हुआ था तो क्लोजिंग स्टॉक पर भी फीफो फीफो पे वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, एक एसेट पर हम फुल ईयर डेप्शन चार्ज कर रहे हैं, दूसरे पर फ्रैक्शनल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो या तो तमाम एसेट्स पर डेप्शन फुल ईयर होगी या तमाम पर क्या होगी, फ्रैक्शनल होगी। दिस इज योर कंसिस्टेंट पॉलिसी। ठीक है, तो फुल ईयर पॉलिसी, फ्रैक्शनल पॉलिसी, प्रोरेटा पॉलिसी, अगर आपको ये तमाम अल्फाज याद हो, तो यहाँ भी लफ्ज हमने पॉलिसी इस्तेमाल किया था। फिर इन्वेंट्री पढ़ाते वक्त भी बहुत सारी पॉलिसीज आपसे डिस्कस की मैंने, अगर आपको याद हो। सेल्स की पॉलिसी, सेल्स की पॉलिसी डिस्पैच बेसिस, याद होगा। सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड ऑन डिस्पैच बेसिस, तो ये भी पॉलिसी में आता है। तो ईयर टू ईयर जो हमारी पॉलिसीज है वो क्या रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड टू अकाउंटिंग इवेंट्स फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, ये स्टेटमेंट किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। और कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का ताल्लुक किन किन बातों से है वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया। इन्वेंट्री वैल्यूएशन से है, फ्रैक्शनल पॉलिसी या फुल ईयर पॉलिसी के तहत डेप्शन चार्ज करने से है। ठीक है। आईएफआरएस रिपोर्टिंग यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय, ये आईएफआरएस कौन पब्लिश करता है? ठीक है जी। तो जवाब होगा बी ऑप्शन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। इसका काम है आईएफआरएस पब्लिश करना या इशू करना। ठीक है जी, IASB। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान से एक सवाल इस पे और बन सकता है कि पाकिस्तान में जो लोकल गैप्स है वो कौन इशू कर रहा है? तो जवाब होगा SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। लिखा हुआ क्या था, कॉस्ट ऑफ अ वेस्ट बास्केट हैविंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years इज चार्ज ऑफ एज एन एक्सपेंस अपॉन परचेज। हम एक डस्टबिन या वेस्ट बास्केट खरीदते हैं जिसकी लाइफ 5 साल है, लेकिन हम उसको खरीदते ही क्या मान लेते हैं, एक्सपेंस। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, तो हम बोलेंगे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। जवाब क्यों? क्योंकि एक वेस्ट बास्केट की जो कॉस्ट है
वो हमारे लिए इतनी गैर अहम है कि उसके एक्सपेंस बनने से हमारे स्टेक होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर हम उसको खरीदते ही क्या मान लें, एक्सपेंस मान लें, एक बल्ब खरीदते हैं हम उसको एक्सपेंस मान लें, एक ट्यूबलाइट को हम अगर खरीदते हैं एक्सपेंस मान लें, तो इस तरह के छोटे छोटे आइटम्स हैं, कैलकुलेटर है उसको खरीदते हैं हम एक्सपेंस मान लें, स्टेपलर को अगर हम खरीदते हैं एक्सपेंस मान लें। हालांकि ये तमाम आइटम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन को क्वालिफाई भी कर जाएंगे, इनकी यूजफुल लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड भी होगी, लेकिन फिर भी हम इनको खरीदते एक्सपेंस मान लेंगे। वजह क्या है, इनकी कॉस्ट इमटेरियल है। यानी इनकी कॉस्ट को अगर हम आज पूरा एक्सपेंस मान लें, 1,000 रुपए की वैल्यू की चीज को अगर हम आज पूरा एक्सपेंस मान लें, तो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम 10 लाख की चीज को आज पूरा एक्सपेंस मान लें, तो फिर इससे हमारे प्रॉफिट पे बहुत फर्क पड़ेगा, ये हमारे लिए मटेरियल ट्रांजैक्शन होगी। तो फिर हम वो 10 लाख की चीज को कैपिटलाइज करेंगे और फिर उसको हम सिस्टमेटिकली डेप्रिशिएट करते हुए उसको वक्त के साथ साथ एक्सपेंस मानेंगे। ये बातें आपको याद होंगी मेरे ख्याल से। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आर पर्सनली लायबल फॉर एनी लॉसेस ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स जो कंपनी के मुलाजिमीन हैं वो कंपनी के लॉसेस के जिम्मेदार खुद हैं। यानी उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी के आगे लफ्ज लिमिटेड लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो कंपनी के एसेट्स तक या कंपनी की इक्विटी तक लिमिटेड है। उससे आगे लॉस पे करने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं होगी, ना ही डायरेक्टर्स पर, ना ही शेयर होल्डर्स पर। A sole trader business is owned by the shareholders and operated by the proprietor। सोल ट्रेडर बिजनेस जो है वो खुद ऑनर ही क्या करता है, ओन करता है, और ऑनर ही क्या करता है, इसको ऑपरेट करता है। तो इसका मतलब प्रोप्राइटर में और शेयर होल्डर में यहाँ कोई फर्क नहीं है। और सोल ट्रेडर में शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि सोल ट्रेडर बिजनेस का एक ही अकेला मालिक होता है। पार्टनर्स आर लायबल फॉर लॉसेस इन पार्टनरशिप इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स को पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस बराबर बराबर बांटना होता है, भले उनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। डी पॉइंट क्या, अ कंपनी इज रन बाय डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। यस, कंपनी चलाता कौन है, डायरेक्टर चलाते हैं, किसके बिहाफ पर, शेयर होल्डर्स के बिहाफ। राहत एसोसिएट मेक्स अ प्रोविजन फॉर ऑल नोन लॉसेस एंड वैल्यूज इट्स इन्वेंटरीज एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी। राहत एसोसिएट्स जो भी लॉसेस होते हैं उनका प्रोविजन मेंटेन करते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और अपनी इन्वेंट्री को मेजर करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी पर। स्टेट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट द कंपनी इज कंप्लाइंग विथ। तो जवाब उसका क्या होगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि आप इन्वेंट्री को रिड्यूस कर रहे हैं ताकि आपका एसेट ओवर स्टेटेड ना हो। ठीक है, तो वो किस कॉन्सेप्ट की वजह से कर रहे हैं आप, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से। ये सवाल भी देखने को मिलता है। What is the name of the business asset which relates to reputation, customer loyalty, and popularity earned over a period of time due to the expertise of the business owner and the quality of goods produced और सर्विसेज रेंडर्ड। वो कौन सा एसेट है जिसको बिजनेस का नाम, बिजनेस की पहचान कहते हैं। जवाब क्या है उसका, गुडविल। इंटेंजिबल एसेट्स को के दौरान मैंने आपको ये लिखवाया था, अगर आपको याद
ये सवाल भी आप देख लें। बिग ट्रेडर्स हु इज अ मल्टी मिलियन रुपीज ट्रेडिंग हाउस परचेज अ कैलकुलेटर फॉर रुपीज 1500. द कैलकुलेटर इज टू बी यूज्ड फॉर 3 years. Keeping in view relevant accounting concept, describe the accounting treatment of the above transaction. वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत इस 1500 रुपए के कैलकुलेटर का ट्रीटमेंट होगा? जवाब है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। और ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम 1500 के कैलकुलेटर को डायरेक्ट क्या मान लेंगे, एक्सपेंस मान लेंगे। उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे और ना ही उसको डेप्रिशिएट करेंगे। वजह वजह क्या है? क्योंकि इस कैलकुलेटर की कॉस्ट हमारे लिए क्या है, मटेरियल है या इमटेरियल है? जवाब दीजिए। इमटेरियल। गुड। अच्छा जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? मैंने आपको एक आसान हिंट बता दी। जिसकी आपको डबल एंट्री बनती हुई दिख रही है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और जिसकी डबल एंट्री बनती हुई नहीं दिख रही वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं। अब बिजनेसमैन परचेज अ व्हीकल फॉर प्राइवेट यूज। आपने अपने जाति इस्तेमाल के लिए एक व्हीकल परचेज किया बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बिजनेस। कैसे? बिजनेस से कैश विड्रॉ करके। तो क्या जब बिजनेस से कैश विड्रॉ किया प्राइवेट यूज के लिए, उसकी एंट्री क्या बनी? ड्रॉइंग डेबिट। ड्रॉइंग डेबिट। बोले। ड्रॉइंग डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। लेकिन अगर जुमला सिर्फ इतना लिखा होता, बिजनेसमैन परचेज अ व्हीकल फॉर प्राइवेट यूज, फुल स्टॉप यहाँ लग जाता, तो आप इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानते। लेकिन क्योंकि ये व्हीकल आपने खरीदा है बिजनेस से कैश विड्रॉ करके, तो हम बोलेंगे यहाँ से बिजनेस का कैश विड्रॉ करना जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ABC and company has paid electricity bill of one of its partners. However, the amount is recoverable from that partner. कंपनी ने पार्टनर का प्राइवेट बिल पे कर दिया। कैश या बैंक क्रेडिट हो गया, ड्राइंग अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, या रिसीवेबल डेबिट हो गया अगर उससे रिकवर करना है तो ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लाइंग इन द ऑफिस वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फर्नीचर और फिक्सचर ऑफिस में पड़े हुए थे, क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। Furniture was owned by one of the partner and it was not in the use of the business. ये घुमा दिया आपको इस पॉइंट। ऑफिस में पड़ा हुआ फर्नीचर डिस्ट्रॉय हुआ है। अगर जुमला यहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया जाए तो वो ऑफिस का फर्नीचर कहलाएगा और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन कहता है कि वो फर्नीचर कौन ओन करता है? पार्टनर ओन करता है। और वो बिजनेस ऑफिस में पड़ा हुआ था लेकिन बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं था, तो वो पर्सनल एसेट था। तो पार्टनर का या बिजनेस के ओनर का पर्सनल एसेट अगर डिस्ट्रॉय हो जाए और वो पर्सनल एसेट बिजनेस के यूज में भी ना हो, तो उसके डिस्ट्रॉय होने की कोई डबल एंट्री बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर बिजनेस में वो एसेट बतौर इन्वेस्टमेंट डेबिट ही नहीं हुआ, ना उसकी वजह से कैपिटल क्रेडिट हुआ है। तो यस, ऑप्शन सी वो ट्रांजैक्शन है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। Payment of creditors by bank overdraft is an example of। बैंक, अगर आप अपने अकाउंट पेबल्स को बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू पे कर देते हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सूटेबल? जबरदस्त बेटा, ए आंसर है। एक एक लाइबिलिटी डिक्रीज की और दूसरी लाइबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। परचेज ऑफ मशीन अगेंस्ट कैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है जी। मशीन खरीदी कैश डिक्रीज करके, तो एक एसेट इंक्रीज हो गया, दूसरा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट।
क्रेडिटर्स पेड थ्रू बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखें ऊपर ओवरड्राफ्ट था, यहाँ बैंक है, तो बैंक जनरली एसेट है। तो अगर आपने क्रेडिटर को पेमेंट की है तो क्या हुआ है, लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुई है और एसेट भी डिक्रीज हुआ है। तो क्रेडिटर्स पेड थ्रू बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ऑप्शन सी इसका आंसर अपने। अच्छा जी, उसके बाद अगर ये होता ना कि क्रेडिटर्स पेड थ्रू पर्सनल बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ, तो फिर ये चौथा ऑप्शन बनता। लेकिन ये आपने बिजनेस बैंक के थ्रू पे किया, तो बैंक जनरली एसेट है, तो बैंक से पेमेंट होने से एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और क्रेडिटर को पेमेंट करने से लाइबिलिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ऑप्शन सी इसका आंसर बन जाएगा। कैश विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर प्रोप्राइटर बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है तो कैश विड्रॉ करने से बिजनेस के एसेट में कमी आएगी और बिजनेस की इक्विटी में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो फिर इस केस में क्या बनेगा, डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट। The credit cards bills of the proprietor were paid and charged to the business. The concept involved in this is known as। यानी क्रेडिट कार्ड के बिल जो कि प्रोप्राइटर के जाती बिल थे, उनकी पेमेंट्स कहाँ से हुई, बिजनेस से। तो इस पेमेंट को बिजनेस ट्रांजैक्शन के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन इन पेमेंट्स को बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। किस कॉन्सेप्ट की वजह से, जवाब क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। यानी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए परफॉर्म करते हैं, ना कि बिजनेस के ऑनर के लिए। तो हमें अकाउंटिंग परफॉर्म करते वक्त एक्सपेंसेस सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस को मानना है। ऑनर के लिए जो पेमेंट हुई है वो हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि पेमेंट बिजनेस से हुई है लिहाजा हमें इसे बिजनेस ट्रांजेक्शन के तौर पर रिकॉर्ड करना है। कैसे, ड्राइंग डेबिट करके और कैश या बैंक क्रेडिट करके। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम खरीदते हैं कॉस्ट पर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नाउ कॉस्ट मोर देन द प्राइस एट विच इट वाज परचेज एट द इंसेप्शन ऑफ द बिजनेस। एक मशीन आपने खरीदी, एक कार आपने खरीदी, ठीक है जी, 10 लाख की। आपके खरीदने के 2 साल बाद वो कार मार्केट में आपकी खरीदी हुई कॉस्ट से भी क्या हो गई, बढ़ चुकी है। मतलब आपने 10 लाख की खरीदी, आज वही कार मार्केट में जो है वो मिल रही है 15 लाख रुपए की। कीमतें बढ़ने की वजह से, लोहे की कीमत बढ़ने की वजह से, डॉलर बढ़ने की वजह से, मल्टीपल रीजन की वजह से, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नाउ कॉस्ट मोर देन द प्राइस एट विच इट वाज परचेज एट द इंसेप्शन ऑफ बिजनेस। हाउएवर द करंट प्राइसेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू टू। फिर भी आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पर रखा हुआ है, ना कि आज की मार्केट प्राइसेस पर या करंट प्राइसेस पर। तो ऐसा करने की वजह क्या है, तो हम बोलेंगे ऐसा करने की वजह यह है कि हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को फॉलो करते हुए एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, उसका नाम क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हाँ जी। डेबिट ऑलवेज मीन्स व्हाट। डेबिट का मतलब क्या होता है, अभी बताइए आप सब। डेबिट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब है लेफ्ट, नहीं बेटा, डी नहीं आएगा। डी तो एसेट के इंक्रीज को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पर। तो डेबिट का मतलब एसेट का इंक्रीज नहीं होता। डेबिट तो सिर्फ साइड है, लेफ्ट हैंड साइड।
तो इसका आंसर सिर्फ क्या है, ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के मुतालिक इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है जी। एवरी करेक्ट बैलेंस रिप्रेजेंट इनकम। तो ट्रायल बैलेंस में मौजूद क्रेडिट साइड पर हर आइटम इनकम होता है, नहीं सर, क्रेडिट साइड पर हर आइटम इनकम तो नहीं होता, क्रेडिट साइड पर लायबिलिटी भी हो सकती है। रिटर्न इनवर्ड हैज अ डेबिट बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं सेल रिटर्न को। सेल रिटर्न जो है वो डेबिट बैलेंस होता है। यस सर, सेल रिटर्न जो है वो डेबिट बैलेंस है, करेक्ट आंसर होता है। अच्छा जी। ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस। नहीं जनाब, एक वक्त में हमें ट्रायल बैलेंस में कोई एक देखने को मिलेगा। अगर सिस्टम पीरियोडिक है तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होगा, और अगर सिस्टम परपीचुअल है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होगा। अगर सिस्टम पीरियोडिक है तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होगा, क्लोजिंग स्टॉक की हमें एडजस्टमेंट अलग से पास करनी होगी, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। तो सी भी गलत पॉइंट है। ट्रायल बैलेंस इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ट्रायल बैलेंस क्या बुक ऑफ प्राइम एंट्री है? आंसर इज नो। देखें, अब ये सवाल कंपाइल तो मैंने कर दिए हैं, लेकिन जदीद पेपर के अंदर जो सवाल है ना, वो ये आ रहे हैं। अब इनमें से आप कोई सी भी दो स्टेटमेंट उठा लें और सवाल बना लें, विच ऑफ द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस आर करेक्ट। इनमें से कौन सी दो स्टेटमेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस आर करेक्ट। तो फिर वो ऑप्शन बनाना है, बोथ करेक्ट, ऑन बोथ, बोथ इनकरेक्ट, ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, इस तरह का। तो सवाल इसी नौइयत का होगा, लेकिन अपेयरेंस थोड़ी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप। हाउ विल दीज एक्सपेंसेस, सॉरी, हाउ विल दीज एसेट्स एक्सपायर। ठीक है। प्रीपेड रेंट कैसे एक्सपायर होता है? विद पैसेज ऑफ टाइम, थ्रू यूज एंड कंजम्पशन, विद पैसेज ऑफ टाइम, थ्रू यूज एंड कंजम्पशन। तो अब इसका ये आपने क्या करना है, पेयर बनाना है। मतलब प्रीपेड रेंट और ऑफिस सप्लाईज के लिए जो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट होंगी, वो आपका आंसर होगा। मिसाल के तौर पर, प्रीपेड रेंट वक्त गुजरने पर एक्सपायर हो जाता है, तो विद पैसेज ऑफ टाइम हमें ए में भी दिख रहा है और बी में भी दिख रहा है। लेकिन क्या ए के सही होने के साथ साथ बी सही है, यानी ए का दूसरा पार्ट सही है या नहीं है, इस पे हमारा आसान आंसर डिपेंड करेगा। तो ऑफिस सप्लाईज जो होती हैं वो थ्रू यूज एंड कंजम्पशन क्या होती हैं, एक्सपेंस बनती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, घुमा के सवाल पूछा है। एन अनअर्न्ड रेवेन्यू इन द बुक्स ऑफ रिसीवर इज लाइकली टू बी। यानी रिसीव करने वाले के लिए जो अनअर्न्ड है वो क्या है, वो पे करने वाले के लिए क्या है। जो रिसीव करने वाले के लिए अनअर्न्ड है, वो पे करने वाले के लिए क्या है, प्रीपेड है। यस और नो।
तो जो रिसीव करने वाले के लिए अनअर्न्ड है, वो पे करने वाले के लिए क्या है, प्रीपेमेंट है। जो पे करने वाले के लिए प्रीपेमेंट है, वो रिसीव करने वाले के लिए क्या है, अनअर्न्ड है। तो यही नॉलेज बेस्ड टेस्ट है, आपने सब प्रैक्टिस करके देखा हुआ है कि जब मैं रेंट का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा था प्री पेमेंट के वक्त, तो वही मैंने कॉन्सेप्ट रखा लैंडलॉर्ड के लिए अनअर्न्ड करते वक्त। तो अगर आपको दोनों बातें पैरेलल याद हो तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है क्लासेस की बुनियाद पर चीजें रिकॉल करना। Which of the following statement is or are correct? Higher closing prepaid balance than previous year means that payment for the year exceeds the expense for the year. Higher closing accrued income balance than previous year means that receipt for the year exceeds the income for the year. ठीक है जी। हाँ जी, क्या कहेंगे इन दो स्टेटमेंट्स के बारे में? ये तो मैं आपसे ही पूछूंगा अब यहाँ। ये ना अब यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा रुका है और कुछ सोचना शुरू किया। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, ऐसे नहीं, रीजनिंग के बिना आपको क्या समझ में आया? एक अकाउंट खोलते हैं प्रीपेड का, सही है। प्रीपेड रेंट, यहाँ रखा मैंने बैलेंस पीडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो रखा मैंने 1,000 रुपये। फिर मैंने इसमें पेमेंट ऐड करवाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कैशिया बैंक क्रेडिट प्रीपेड रेंट डेबिट कितने से, 15,000 से। फिर यहाँ मैं रखता हूँ बैलेंस शीट और मैं इस क्वेश्चन को फॉलो करता हूँ। हायर क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस देन प्रीवियस ईयर, ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग का ज्यादा होना। मान लें मैंने क्लोजिंग रख दिया 2,000 रुपये। ठीक है जी। तो आप बैलेंस बीडी 1,000 रखें, 15 उसमें ऐड करें, 16,000 हो जाएगा। 16 में से आप दो को एक्सपेंस बनने ना दें, बाकी सब, सॉरी, दो को एक्सपेंस बनने ना दें, और बाकी इम्पैक्ट भेज दें कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बताइए आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना इम्पैक्ट भेजा? 14,000। अब आप स्टेटमेंट पढ़ें। हायर क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस, क्लोजिंग प्रीपेड ओपनिंग प्रीपेड के मुकाबले में हायर है, मींस दैट पेमेंट फॉर द ईयर, पेमेंट फॉर द ईयर एक्सीड्स द एक्सपेंस फॉर द ईयर। कि अगर प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस के मुकाबले में क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका ये मतलब है कि इस साल की पेमेंट इस साल के एक्सपेंस से क्या है, ज्यादा है। क्या ये बात सही दिख रही है आप? तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 तो क्या हो गई, करेक्ट हो गई। ठीक, आइए इसी तरीके से स्टेटमेंट नंबर 2 को भी वेरीफाई कर लेते हैं। अक्रूड रेंट, अक्रूड रेंट आप जानते हैं आपके लिए इनकम, और अक्रूड का मतलब क्या है, रिसीवेबल। बैलेंस बीडी रखा आपने यहाँ पर,
1000। अच्छा जी। अब उसके बाद क्या हुआ, आपने रेंट रिसीव किया, एंट्री बनी, कैशियर बैंक डेबिट, अक्रूड रेंट क्रेडिट या रेंट अकाउंट क्रेडिट, फॉर एग्जाम्पल कितने से 20,000 से, मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। फिर ईयर एंड पर हमने रखा अक्रूड रेंट का बैलेंस शीट, वो रख लिएगा कितना, हमने 3,000। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना इम्पैक्ट गया। देखिए बड़ा आसान है। इस साल हमने कितना रिसीव किया, 20,000 रुपए। उसमें पिछले साल का कितना रिसीव किया, 1,000 रुपए। तो इस साल में हमने इस साल का कितना रिसीव किया, 19,000 रुपए। और फिर इस साल का जो अब तक रिसीव नहीं किया, जिसे इनकम बनना चाहिए, वो कितना है, 3,000 रुपए। तो 19 और 3, तो प्रॉफिट लॉस में इम्पैक्ट गया 22,000 रुपए। आइए स्टेटमेंट को इवेलुएट कर लेते हैं। हायर क्लोजिंग अक्रूड इनकम, हायर क्लोजिंग अक्रूड इनकम देन प्रीवियस ईयर मींस दैट receipt for the year exceeds the income for the year। ये receipt for the year हमारी इनकम से एक्सीड कर रही है, क्या कर रही है, क्या receipt इनकम से एक्सीड कर रही है, जवाब दें। क्या receipt इनकम से एक्सीड कर रही है, नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। receipt जो है वो इनकम से एक्सीड नहीं कर रही। तो इसका जवाब क्या हो गया बेटा, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है। तो देखिए बात की तह तक पहुंचने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी जरूरी चाहिए। ये नहीं कि आपने रट्टा मार के सोच लिया चीजों के बारे में। अच्छा जी, उसके बाद rent amounts totaling rupees 150,000 were received during the year ended 31st December 2019। In this respect, opening and closing balances are as under। ठीक है जी। तो हमें टोटल जो लमसम रेंट मिला है वो 1.5 लाख रुपए मिला है। हमारे पास अनअर्न्ड रेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस भी हैं। और हमारे पास रेंट रिसीवेबल अक्रूड रेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी है। व्हाट शुड बी द रेंट इनकम फॉर द ईयर एंडेड, तो वही सुपर डुपर अकाउंट बनाकर आप आंसर निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आप सब लोग अपने कैलकुलेटर पर 1.5 लाख रुपए टाइप कीजिए, और आप बताइए 1.5 लाख रुपए अगर आप टाइप करते हैं कैलकुलेटर पर। यानी मैंने 150 टाइप किया कि जी इस साल हमने रेंट कितना रिसीव किया, 150 रुपए। अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इस 150 रुपए में आपने सबसे पहले क्या रिसीव किया होगा, लास्ट ईयर का अक्रूवल, कितना, 17,000 रुपए। तो जो 150 में आपने 17,000 रुपए पिछले साल के रिसीव किए, वो आपकी इस साल की इनकम नहीं है। और और क्या इनकम नहीं है, इस 150 में जो आपने अगले साल का अनअर्न रेंट रिसीव किया है 16,000, वो भी आपकी इस साल की इनकम नहीं है। -16 कर देंगे। ठीक है। तो इसका मतलब 150 में जो पिछले साल का रेंट रिसीव हुआ, जो अगले साल का रेंट रिसीव हुआ, वो आपकी इस साल की इनकम नहीं है। दोनों को माइनस कर दिया। तो इस साल में आपने इस साल के लिए 1,17,000 का रेंट रिसीव किया। इस 1,17,000 में इस साल का कितना रेंट है जो अब तक रिसीव नहीं हुआ, वो है 13,000 रुपए, वो इसमें ऐड कर। और कितना रेंट इस साल का था जो पिछले साल ही एडवांस में रिसीव हो गया था, वो कितना था, 10,000 रुपए, उसको एक्सपायर करके इनकम बना दे। तो आपका जवाब आ जाएगा 1,40,000। ठीक है जी। तो ये वर्बल कैलकुलेशन भी हो सकती है और टी अकाउंट बनाकर भी हो सकती है, जवाब दे सकते हैं। ये आ रही है चीजें, नहीं आ रही है आप लोग, इनकी प्रैक्टिस कंप्लीट है आप। देखो,
On 1st February 2019, a loan of rupees 6 million was taken from bank for acquisition of an office building. आपने 1 फरवरी 2019 को 6 मिलियन का लोन लिया बैंक से एक ऑफिस बिल्डिंग खरीदने के लिए. A portion of the building was rented out on 1st August 2019 at a monthly rent of rupees 45,000. Interest is payable at 15% per annum on 31st January each year, and rent is received half yearly in advance. What amount of interest payable and unearned rent should be shown in the statement of financial position on 31st December 2019? जवाब दीजिएगा. कर पाएंगे सवाल? थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है इस सवाल के अंदर. जिसने किया हुआ है वो तो जवाब दे देगा मेरे ख्याल से. ठीक है, रिक्वायरमेंट पर. What amount of interest payable and unearned rent should be shown in the statement of financial position? कितना इंटरेस्ट पेबल जाएगा, कितना अनअर्न्ड रेंट जाएगा एसओएफपी के अंदर. ठीक है. ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020. बड़ा सिंपल सा मामला है. 6 मिलियन का लोन बैंक से लिया है. इंटरेस्ट 15% पे करना है आपने 31 जनवरी को एनुअली. तो 6 मिलियन रुपीज के ऊपर 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर का 15% के हिसाब से 11 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हुआ. और वो 11 मंथ्स का पूरा इंटरेस्ट आपके ऊपर क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी. ठीक है. तो सबसे पहले तो आप क्या करें, कैलकुलेटर पे 6,006,000 लिख दें. मल्टीप्लाई करें 0.15 से, मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 12. ठीक है जी. तो आंसर क्या बन रहा है इसका, 8,25,000 रुपये. तो 8,25,000 का ऑप्शन हमें बी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है. चलो, इसका मतलब ये हो कि हमें इसको मजीद फर्दर वेरीफाई करने की जरूरत है कि अनअर्न्ड रेंट का कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है. तो 8,25 तो कंफर्म हो गया, क्योंकि जितना भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है वो अब तक पे नहीं हो सका, तो वो पे कब होगा, अगले अकाउंटिंग पीरियड में. लिहाजा एक्सपेंस मानकर इतने से लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे आप. अच्छा जी. आगे बात करें फर्दर. तो दूसरा क्या था कि हमने पोर्शन ऑफ बिल्डिंग रेंट पे दे दिया 1 अगस्त को. मंथली रेंट है 45,000 रुपये. ठीक है जी. रेंट रिसीव होता है आपको हाफ ईयरली एडवांस. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 अगस्त को 6 महीने का रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया है. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगस्त से लेके जनवरी तक का आपने रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया है. तो 45,000 के हिसाब से 6 महीने का जो रेंट बनता है वो बनता है 45 × 6, 2,70,000 रुपये. और 2,70,000 में से 5 महीने का रेंट अनअर्न्ड से क्या हो चुका होगा, अर्न हो चुका होगा. इसमें से आपने 45 × 5 इनकम मान लेना है. तो फिर आपके पास अनअर्न्ड का बैलेंस ईयर एंड पे कितना बचेगा एसओएफपी में, कितना, 45,000. लिहाजा इस हिसाब से आपका जो इम्पैक्ट जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, ये वाला. ठीक है जी. मेरे ख्याल से ये जो कुछ क्वेश्चन है तो मैंने माजी में भी वो एमसीक्यूज के अंदर यानी रिवीजन लेक्चर में सॉल्व किए होंगे और आपने देखी भी होंगे उसको मेरे ख्याल से. अच्छा जी.
उसके बाद एन एंटिटी रिसीव इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ जून 2020. The bill will be paid on 10 July 2020. The entity's financial year is on 30th June. How would the payment be recorded? ठीक है जी. How would the payment be recorded? ठीक है. तो अगर ईयर एंड आपका 30 जून है, बिल जून का आप पे करेंगे जुलाई के महीने में, तो 30 जून पर आपने एंट्री बनाई होगी रेंट एक्सपेंस टैब, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट. लेकिन अब आप इसकी जब पेमेंट करेंगे अगले अकाउंटिंग पीरियड में, तो आप एंट्री बना रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी पेएबल यानी कि अक्रूड एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट. तो एग्जामिनर ने हमसे यहाँ पर अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री नहीं पूछी 30 जून पर. एग्जामिनर हमसे पूछता है हाउ वुड द पेमेंट बी रिकॉर्डेड. जब आप 10 जुलाई को अगले अकाउंट पीरियड में पेमेंट कर रहे होंगे, तो क्या आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे, आप लायबिलिटी रिवर्स कर रहे होंगे? जवाब क्या होगा कि हम जब 10 जुलाई को पेमेंट रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो हम 30 जून पे रिकॉर्डेड अक्रूड इनकम, जो अक्रूड एक्सपेंस की लायबिलिटी क्रिएट हुई होगी, वो हम रिवर्स कर रहे होंगे. तो हम डेबिट कर रहे होंगे यूटिलिटी पेएबल को और क्रेडिट कर रहे होंगे कैश को. तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा. ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा मेरे ख्याल से. उसके बाद ये द इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सईद एसोसिएट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹80,000. इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट में पहले से लायबिलिटी मौजूद है 80,000 की. कब? साल के स्टार्ट पर. इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹85,000 and the amount of interest charged to profit and loss account for the year ended 2015 was ₹65,000. Prepare a T account for interest payable. यानी आसान लफ्जों में आपको इंटरेस्ट पेबल का लाइबिलिटी यानी क्लोजिंग बैलेंस निकालना है. तो बड़ा सिंपल सा मामला है. आपके पास साल के स्टार्ट पे लाइबिलिटी कितनी है? ₹80,000. इस साल आपका एक्सपेंस कितना है? 65,000. तो अगर ये भी अनपेड होता तो लाइबिलिटी 80,000 से 65,000 से बढ़कर कितनी हो जाती? 145,000. ठीक है जी. लेकिन आपने पेमेंट कर दी इस साल कितनी? 75,000 की. तो अगर आप 80 प्लस 65 में से 75 का कर दें, माइनस कर दें, तो आपको इंटरेस्ट पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा. मतलब आपकी साल के स्टार्ट पे इंटरेस्ट पेएबल की लाइबिलिटी इतनी थी, इतने से मजीद इंटरेस्ट ड्यू हुआ, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई. लेकिन 75,000 की क्या हो जाएगी? पेमेंट हो जाएगी, तो आपकी लाइबिलिटी में कमी आ जाएगी. यस, बताइए व्हाट इज योर बैलेंस सीडी? यस, 70,000. यस, 70,000 इज द करेक्ट आंसर. Which of the following transaction will create incomplete double entry and the result trial balance remains unbalanced? इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन डबल एंट्री मुकम्मल नहीं बना रही? रिपेयर एक्सपेंस वाज कंसीडर्ड एज परचेज ऑफ एसेट. रिपेयर एक्सपेंस को आपने गलती से एसेट मान लिया. तो सवाल है, रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट में एंट्री कहाँ से पहुंची है भाई? कैश बुक से पहुंची है. तो कैश बुक में गई पेमेंट, कैश या बैंक क्रेडिट हुआ, वो रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट होने के बजाय प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट में डेबिट हो गई. तो ये डबल एंट्री बनी है, लेकिन अकाउंट रॉन्ग बना है. ये सिर्फ इजाफी नॉलेज के लिए कि आपको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता. परचेज ऑफ इन्वेंट्री वाज कंसीडर्ड एज परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट. इन्वेंट्री के खरीदने को आपने नॉन करंट एसेट की परचेज मान लिया. तो आपने इन्वेंट्री डेबिट करने के बजाय प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट कर दिया. उसके बदले आपने कैश या अकाउंट पेबल तो क्रेडिट किया ही होगा. An invoice of ₹2,500 was totally omitted from the books. एक इनवॉइस है जिसकी ना आपने डेबिट एंट्री रिकॉर्ड की है, ना क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड की है. जो ना जब ना उसको डेबिट किया है ना क्रेडिट किया है, तो कुछ भी डेबिट भी नहीं हुआ, कुछ भी क्रेडिट भी नहीं हुआ. तो 2,500 ना डेबिट साइड पर आए, ना 2,500 क्रेडिट साइड पर आए. इस डबल एंट्री के ना बनने से हमारा ट्रायल बैलेंस बैलेंस ही था. फिर पेटी कैश एक्सपेंसेस ऑफ ₹500 वर ओनली क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट. यानी आपने 500 रुपए की एक्सपेंस की पेमेंट की है, बैंक अकाउंट क्रेडिट किया है, लेकिन कुछ एक्सपेंस के तौर पे डेबिट नहीं किया.
तो इस एंट्री में एक एंट्री बनी है, दूसरी एंट्री नहीं बनी, लिहाजा इसका असर हमें ट्रायल बैलेंस में दिखेगा कि ट्रायल बैलेंस की एक साइड पे इफेक्ट आ गया है बैंक क्रेडिट होने की वजह से, लेकिन एक्सपेंस डेबिट ना होने की वजह से एक साइड क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। ऑफिस सप्लाईज परचेज वर मिस्टेकनली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, दिस टाइप ऑफ एरर विल रिजल्ट इन। आपने ऑफिस सप्लाईज को गलती से कहाँ डेबिट कर दिया है, परचेज अकाउंट में। इस एरर से क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, जवाब क्या है इसका, जवाब है इसका डिक्रीज इन प्रॉफिट, यस। क्योंकि आपने अगर उसको परचेज मान लिया है तो परचेज मानते ही आपने उसको परचेज को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल कर दिया है। और अगर परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल हो और परचेज में मौजूद कोई एलिमेंट क्लोजिंग स्टॉक में शामिल ना हो, तो फिर वो इफेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाने की वजह से आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट पर आप जो सोच रही हैं वो इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप उसको, ऑफिस सप्लाईज को जनरली हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर ईयर एंड पर ऑफिस सप्लाईज बची हुई हो ना, तो जितनों को हम जैसे परचेज में, जैसे हम इन्वेंट्री को खरीदते ही एक्सपेंस मानते हैं, लेकिन ईयर एंड पे जो हमारे पास इन्वेंट्री बच जाती है उसको हम परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर अलग कर लेते हैं। इस तरह ऑफिस सप्लाईज का भी प्रैक्टिकली यही कॉन्सेप्ट है कि ऑफिस सप्लाईज अगर हमने खरीदते ही क्या कर लिया, उसको एक्सपेंस मान लिया है, लेकिन अगर ईयर एंड पर उसमें से कुछ ऑफिस सप्लाईज बच जाएंगी, तो बचने का मतलब ये है कि उन बची हुई ऑफिस सप्लाईज को हमने एक्सपेंस बनने नहीं देना। ठीक है, जब हम उसको एक्सपेंस बनने नहीं देंगे तो हम क्या मानेंगे, उसको एसेट मानेंगे। While preparing draft financial statement, opening stock of rupees 1.5 million was included as rupees 5.1 million. The error was timely identified and accountant reduced the value of closing stock by rupees 3.6 million. The profit is increased by 3.6 million. The profit is decreased by 3.6 million. The profit is increased by 7.2 million. The profit is decreased by 7.2 million. ओपनिंग स्टॉक को आपने 1.5 के बजाय 5.1 मान लिया, ओपनिंग स्टॉक आपने 3.6 मिलियन से ओवर स्टेट कर दिया, यस और नो, इतने जवाब थे मुझे। ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेट हुआ कि नहीं हुआ, और ओपनिंग स्टॉक के ओवर स्टेट होने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ओवर स्टेट हो गई, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ओवर स्टेट होने से प्रॉफिट 3.6 से क्या हो गया, अंडर स्टेट हो गया। ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, क्वेश्चन कहता है कि अकाउंटेंट ने इस एरर को रेक्टिफाई किया, कैसे रेक्टिफाई किया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को 3.6 से कम करके। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक को 3.6 से मजीद कम करेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मजीद 3.6 से बढ़ जाएगी। क्यों, ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेट करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट हो जाएगी। तो यहाँ पर दो चीजें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ओवर स्टेट कर रही है। नंबर वन, ओपनिंग स्टॉक का ओवर स्टेट होना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ओवर स्टेट कर रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक का अंडर स्टेट होना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ओवर स्टेट कर रहा है। तो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दो वजूहात की बिना पर ओवर स्टेटेड है, ओपनिंग स्टॉक की वजह से भी और क्लोजिंग स्टॉक की वजह से भी। तो 3.6 और 3.6
कितना बनेगा 7.2 मिलियन। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर 7.2 मिलियन से ओवर स्टेटेड है तो प्रॉफिट 7.2 मिलियन से अंडर स्टेटेड है, तो प्रॉफिट इज डिक्रीज बाय 7.2 मिलियन। ये इसका आंसर होगा। समझ में आई बात या नहीं बेटा? ओके गुड। Goods purchase worth rupees 550,000 were recorded in sales journal. The error was rectified by reducing sales by rupees 550,000. ठीक है जी। आपने गुड्स परचेज की हैं 5,50,000 की, तो ये परचेज क्या बनना चाहिए था आपका, एक्सपेंस, यस और नो? तो पहला सवाल, क्या परचेज एक्सपेंस बनने से रह गया? ऑल्दो ये एरर आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन एरर के इफेक्ट्स प्रॉफिट पे क्या पड़ेंगे मैं ये समझा रहा हूँ आप। तो क्या परचेज एक्सपेंस बनने से रह गया? अगर हम परचेज को आज एक्सपेंस माने तो हमारे एक्सपेंस मानने से प्रॉफिट में क्या होगा, कमी आएगी, इजाफा होगा? कमी आएगी। इसका मतलब हमने एक्सपेंस नहीं माना तो हमारा प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेटेड है, यस और नो? अच्छा, दूसरा, हमने इसको परचेज के बजाय क्या मान लिया, सेल्स मान लिया। सेल्स मानने का मतलब है इनकम मानना, और इनकम मानने से इनकम डबल ओवर स्टेट हो गई। एक तो एक्सपेंस ना मानने की वजह से ओवर स्टेटेड है, दूसरा दूसरा रेवेन्यू मानने की वजह से और डबल ओवर स्टेटेड है, यस और नो? तो हमें इसको ठीक करने के लिए सेल्स को कम करने की जरूरत है और एक्सपेंस को बढ़ाने की जरूरत है। अब हमने अगर जस्ट क्या किया है, सेल्स कम कर दी है, तो सेल वाला इफेक्ट तो हमने रिवर्स कर दिया, और सेल वाले इफेक्ट की वजह से हमारा प्रॉफिट जो ओवर स्टेट था वो अंडर स्टेट हो गया। लेकिन अभी तक हमने परचेज को बढ़ाया नहीं है, तो परचेज के ना बढ़ने की वजह से एक्सपेंस नहीं बढ़ा, और एक्सपेंस ना बढ़ने की वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो स्टिल क्या है, ओवर स्टेटेड है, यस और नो? क्योंकि प्रॉफिट करेक्ट जब होता जब हम एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लेते। तो इसका आंसर बी, स्टिल द प्रॉफिट इज ओवर स्टेटेड। फिर से बता देते हैं, देखिए, अगर हम 5,50,000 को एक्सपेंस मानते तो हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड होता, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,50,000 से क्या होता, ज्यादा होता, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 5,50,000 से कम होता। इसका मतलब एक्सपेंस रिकॉर्ड ना होने की वजह से, एक्सपेंस का रिकॉर्ड ना होना प्रॉफिट को ओवरस्टेट करेगा कि नहीं करेगा? एक्सपेंस का रिकॉर्ड ना होना प्रॉफिट को ओवरस्टेट करेगा कि नहीं करेगा? तो परचेज रिकॉर्ड ना होने की वजह से हमारा प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है, यस। यस। अब फिर हमने उल्टा परचेज को परचेज में सेल मान लिया, सेल मानने से हमारा रेवेन्यू भी बढ़ गया, तो रेवेन्यू बढ़ने की वजह से हमारा प्रॉफिट और ओवरस्टेट हो गया। तो 5,50,000 और 5,50,000 कितने बने, 11 लाख। तो अगर ये एरर इस तरह है कि परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ और सेल रिकॉर्ड हो गई, तो हमारा प्रॉफिट कितने से ओवरस्टेट हुआ, 11 लाख से। लेकिन अगर हम सेल को रिवर्स कर देते हैं, तो फिर सेल रिवर्स करने से हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, और रेवेन्यू कम होने से हमारा प्रॉफिट जो है वो 5,50,000 से वापस अंडर स्टेट हो जाएगा। लेकिन हमारा टोटल प्रॉफिट तो 11 लाख से ओवर स्टेट था, और सेल रिवर्स करने से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट 5,50,000 से अंडर स्टेट हुआ, तो स्टिल अभी भी हमारा प्रॉफिट जो है वो परचेज रिकॉर्ड ना होने की वजह से 5,50,000 से क्या है, ओवर स्टेटेड है। सही बोल रहा हूँ या नहीं?
On 1st January 2015, miscellaneous item of machinery were purchased for rupees 250,000 but were recorded as rupees 25,000. हमने कुछ मशीनरी खरीदी है 2.5 लाख रुपए की, लेकिन उसको 2.5 लाख रुपए से रिकॉर्ड करने के बजाय मशीनरी को हमने 25,000 से रिकॉर्ड किया। मतलब मशीनरी की कॉस्ट 2.5 लाख रुपए है, लेकिन हमने डबल एंट्री बनाते वक्त एक जीरो कम लिया और मशीन की कॉस्ट कितने से रिकॉर्ड की? 25,000 से। The said entry was correctly corrected by debiting the difference to the repairs expense account. It is company's policy to provide deduction annually on a state line basis at 10%. और जो डिफरेंस था 2.5 लाख का और 25,000 का, 2,25,000, उसको हमने करेक्ट करते हुए गलती से कहाँ डेबिट कर दिया? रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट। यानी जो हमने डिफरेंस है उसको बजाय एसेट के क्या मान लिया? एक्सपेंस मान लिया। ठीक है। It is a company's policy to provide deduction annually on a straight line basis. कंपनी की पॉलिसी है 10% डेप्शन चार्ज करना। तो अब यहाँ पे मेरे दो सवाल है। पहला सवाल, एसेट कैपिटलाइज होना कितने से चाहिए था? एसेट कैपिटलाइज कितने से होना चाहिए था? 2.5 लाख से। हुआ कितने से? 25,000 से। तो अगर बात को यहीं रोक दिया जाए, बात को यहीं रोक दिया जाए, तो फिर आपने डेप्शन जो है वो 2.5 लाख पे चार्ज किया, 25,000 पे चार्ज किया? 25,000 पे। 25,000 का 10% 2.5 हजार आएगा, और 2.5 लाख का 25%, 2.5 लाख का 10% 25,000 आएगा। तो अगर आपने 25,000 का 10% निकाला है तो आपने 2.5 हजार डेप्शन चार्ज की। लेकिन अगर आप 2.5 लाख का 25% निकालते तो आप 25,000 से डेप्शन चार्ज करते। यस और नो? तो करेक्ट डेप्शन 25,000 है, गलत डेप्शन 2.5 हजार है। तो अगर आपने 2.5 हजार की डेप्शन चार्ज की है बजाय किसके? 25,000 के, तो आपका डेप्शन चार्ज करने की वजह से प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेटेड है। क्यों? क्योंकि अगर डेप्शन आप 25,000 से चार्ज करते हैं, एक्सपेंस जाता प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 25,000 से, लेकिन आपने एक्सपेंस चार्ज किया कितने से? 2.5 हजार से। इसका मतलब 22,500 से आपने अब तक डेप्शन चार्ज नहीं की। ये सिर्फ एक हिस्सा है, बात कंप्लीट नहीं है। तो सिर्फ इतने हिस्से की वजह से आपका प्रॉफिट 22,500 से क्या है? ओवर स्टेटेड है। इतने हिस्से की वजह से। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब जो एसेट की करेक्ट कॉस्ट है वो 2,50,000 है, जिसमें से 25,000 आपने रिकॉर्ड किए और बाकी के 2,25,000 को आपने क्या मान लिया? एक्सपेंस मान लिया। सही माना, गलत माना? सही माना, गलत माना? तो अब जवाब क्या बना? 22,500 से डेप्शन कम चार्ज होने की वजह से प्रॉफिट 22,500 से ओवर स्टेटेड है, लेकिन 2,25,000 से रिपेयर एंड एक्सपेंस को गलत एक्सपेंस मानने की वजह से प्रॉफिट 2,25,000 से अंडर स्टेटेड है। तो 22,500 से प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है और 2,25,000 से प्रॉफिट अंडर स्टेटेड है। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, जरा बताएं आप लोग। नेट इफेक्ट क्या हुआ, जरा बताएं आप सब लोग। दो हिस्से हुए ना क्वेश्चन। 22,500 से डेप्शन चार्ज नहीं हुई, प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, लेकिन 2,25,000 को आपने पूरा का पूरा एक्सपेंस मान लिया, तो 2,25,000 गलत एक्सपेंस बनेगा। तो उस एक्सपेंसेस की ज्यादा बनने की वजह से आपका प्रॉफिट अंडर, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ प्रॉफिट के ऊपर? कि आपका नेट प्रॉफिट क्या है? ओवर स्टेटेड है, अंडर स्टेटेड है? यस, द करेक्ट आंसर इज द नेट प्रॉफिट अंडर स्टेटेड बाय 2,02,500। सही बेटा।
हाँ जी, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹7,40,000 pertaining from period from 1st July 2014 to 31st December 2014 was not brought forward from the previous year। ठीक है जी, प्रीपेड इंश्योरेंस था 7,40,000 का, यानी प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस 7,40,000 था। वो आप अपने टी अकाउंट में बैलेंस बीडी के तौर पे लिखना भूल गए। तो अगर लिखते तो प्रीपेड के, देखे बताइए, प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा कि नहीं होगा? यस और जवाब दीजिए, खाली इतना मुझे। प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा कि नहीं होगा? तो अगर प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो लास्ट ईयर आप आमतौर पे प्रीपेड के जो क्लोजिंग बैलेंस को एसआईपी में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? करंट एसेट्स में लिखते हैं या नॉन करंट में लिखते हैं? करंट में लिखते हैं। और करंट का मतलब क्या है कि अगले अकाउंटिंग पीरियड में वो एक्सपायर हो जाएगा। क्या कहते हैं? अच्छा, करंट एसेट यानी एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, गुड। अब दो बातें यहाँ पर। बात नंबर वन ये है यहाँ पर कि 7,40,000 जो कि बैलेंस बीडी था, उसके बैलेंस बीडी के तौर पे ना लिखने की वजह से आप उसको एक्सपायर करना भूल गए होंगे। तो एक्सपायर नहीं किया, तो 7,40,000 रुपये एक्सपायर होके एक्सपेंस नहीं बने। एक्सपेंस नहीं बने तो एक्सपेंस ना बनने की वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेट हो गया। यस और नो? अगर आप इसको सही बीडी करते तो इस साल आप इसको एक्सपायर करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट तक पहुंचा चुके होते। एक जवाब तो ये बनेगा। दूसरा जवाब ये है कि इसके डेबिट बैलेंस के डेबिट साइड पे ना आने की वजह से ट्रायल बैलेंस जब आप बैलेंस करने बैठेंगे तो डेबिट साइड आपकी 7,40,000 से क्या आएगी? शॉर्ट आएगी। क्यों? क्योंकि अगर डेबिट साइड पे कल तक ये 7,40,000 रुपये एसेट थे, तो आज इनको एक्सपायर होकर एक्सपेंस का पार्ट बन जाना चाहिए। और एक्सपेंस भी ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिखता है? डेबिट साइड पर ही। तो लिहाजा ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त डेबिट साइड आपकी शॉर्ट होगी, कितने से? 7,40,000 से। तो आपका ट्रायल बैलेंस इस बैलेंस के ना लिखने की वजह से 7,40,000 से डेबिट साइड पे क्या होगा? शॉर्ट होगा। ये दो बातें मुमकिन है जो मैंने आपको बता दी। ठीक, तो अब इसके अंदर सही आंसर चूज करना है। द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट एंड प्रॉफिट इज ओवर स्टेटेड। द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट एंड प्रॉफिट इज अंडर स्टेटेड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी कैसे होगा? ए हुआ ना बेटा, कि डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस की शॉर्ट है और प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है। क्यों? क्योंकि ये 7,40,000 रुपये एक्सपायर होके एक्सपेंस नहीं बन सके, और एक्सपेंस ना बनने की वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हुआ? ओवर स्टेटेड हुआ। अभी तो मिसाल देके समझाया आपको मैंने। ऑप्शन ए आंसर हुआ ना इसका। बी कैसे हुआ? ठीक है जी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। लास्ट ईयर का प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। तो प्रीपेड के ओपनिंग को इस साल क्या होना है? एक्सपायर होना है कि नहीं होना है, बताइए। और अगर वो एक्सपायर नहीं हो सका तो वो एक्सपेंस नहीं बन सका। और अगर एक्सपेंस नहीं बन सका तो वो प्रॉफिट लॉस में चार्ज नहीं हुआ। और अगर वो प्रॉफिट लॉस में चार्ज नहीं हुआ तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ? ओवर स्टेटेड हुआ। किसी भी एक्सपेंस के एक्सपेंस ना बनने की वजह से प्रॉफिट क्या होगा? इतना सा जवाब दे दो भाई। खत्म हो गई बात यार। दिमाग चला लिया करें थोड़ा सा।
किसी भी एक्सपेंस के एक्सपेंस ना बनने की वजह से प्रॉफिट क्या होगा? ओवरस्टेड हो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Purchase return to a supplier amounting to rupees 400,000 was not recorded। सप्लायर को आपने 4 लाख की गुड्स क्या की हैं, वापस की हैं। इसकी एंट्री क्या बनती है? इसकी एंट्री बनती है सप्लायर यानी अकाउंट पेएबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। ये एंट्री बनी नहीं, तो इस एंट्री के ना बनने का क्या असर पड़ा? इस एंट्री के ना बनने का क्या असर पड़ा? परचेज ओवर स्टेटेड है। परचेज क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस ओवर स्टेट होने का मतलब क्या है? प्रॉफिट क्या है? अंडर स्टेटेड। और अगर प्रॉफिट अंडर स्टेटेड है तो प्रॉफिट करेक्ट नहीं है ना, इनकरेक्ट है। यस और ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉफिट करेक्ट नहीं है। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, ए या सी। अब आप बताएं आप कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे? आप कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे? प्रॉफिट इज नॉट करेक्ट वाली बात ए में लिखी हुई है और सी में लिखी हुई है। आप कौन सी बात, कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रायल बैलेंस बैलेंस्ड होगा और प्रॉफिट करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डबल एंट्री अगर पूरी नहीं बनी तो पूरी डबल एंट्री ना बनने की वजह से ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। एक और सवाल है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इज क्या है? लायबिलिटी है, एसेट है, कॉन्ट्रा एसेट है, एक्सपेंस? करेक्ट आंसर इज कॉन्ट्रा एसेट, यस सी। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दो। जब आप बैडेड राइट ऑफ करते हैं तो बैडेड राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बनती है? जल्दी बोलो। बैडेड राइट ऑफ करने की क्या एंट्री बनती है? बैडेड डेबिट, अकाउंट सीबल क्रेडिट। गुड। अच्छा, अगर आप बैडेड राइट ऑफ करना भूल गए हो तो प्रॉफिट ओवर शेडेड है, अंडर शेडेड? जल्दी बोले शाबाश, जल्दी बोले शाबाश। अगर आप बैडेड राइट ऑफ करना भूल गए तो प्रॉफिट ओवर शेडेड है, अंडर शेडेड? ओवर शेडेड है, गुड, जबरदस्त। अगर आप बैडेड प्रोविजन के अगेंस्ट राइट ऑफ कर रहे हैं तो क्या एंट्री बन रही? अगर आप बैडेड प्रोविजन के अगेंस्ट राइट ऑफ कर रहे हैं तो क्या एंट्री बन रही? अगर आप बैडेड माजी में क्रिएट किए गए प्रोविजन के अगेंस्ट राइट ऑफ कर रहे हैं तो क्या एंट्री बन रही? यानी कोई ऐसा डेटर जिस पे आपने स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया था और अब आप उसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो क्या एंट्री बन रही? नहीं बेटा, आप सब लोग प्रोविजन की क्रिएशन की एंट्री बना रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपने माजी में किसी डेटर पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया था, भूल गए स्पेसिफिक प्रोविजन? तो अगर आपने माजी में किसी डेटर पे स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया था, अब उसको आप राइट ऑफ कर रहे हैं तो क्या एंट्री बन रही?
अगर आपने माजी में किसी डेटर पर स्पेसिफिक प्रोविजन बना लिया था और आप उसको राइट ऑफ करने लगे हैं, तो अब एंट्री बनेगी प्रोविजन डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री मैंने आपको क्लास में सिखाई है। प्रोविजन डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, किसी स्पेसिफिक डेटर को राइट ऑफ करने की एंट्री जिसके अगेंस्ट प्रोविजन मौजूद है। याद करें बेटा। चलिए एक काम करते हैं, एग्जाम्पल रिकॉल करके क्या करते हैं, इसको रिकॉल करते हैं, तरह देखिएगा। मान लें एक डेटर है, इसकी वैल्यू 200 रुपये है, आप उसको राइट ऑफ करना चाह रहे हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी आमतौर पर? बैड डेट डेबिट 200 से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 200 से। ठीक है, ये एंट्री है किस चीज की? बैड डेट रिटर्न ऑफ। फिर उसके बाद बैड डेट रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन। नंबर वन, फुल प्रोविजन। यानी लास्ट ईयर आपने इस डेटर के ऊपर एंट्री बना ली थी बैड डेट डेबिट 200 से, प्रोविजन करंट 200 से, मतलब लास्ट ईयर, और आप इस साल उसको कंफर्म बैड डेट होते हुए राइट ऑफ करना चाह रहे हैं। तो जिस डेटर के अगेंस्ट आपने लास्ट ईयर स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट किया था, तो उसका आप एक्सपेंस पहले ही मान चुके थे, तो आज आप राइट ऑफ करते हुए क्या करेंगे? प्रोविजन डेबिट कर देंगे 200 से, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे 200 से। अच्छा जी। और नंबर टू, पार्शियल प्रोविजन। लास्ट ईयर आपने उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट किया था 100 रुपए से, लास्ट ईयर आपने उस पर प्रोविजन क्रिएट किया था 100 रुपए से, लेकिन वो कंप्लीटली बेड डेट हो रहा है 200 रुपए से। तो अब आप क्या एंट्री बनाएंगे? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 200 से, लास्ट ईयर बना हुआ प्रोविजन डेबिट 100 से, और जो 100 फर्दर उसके अकाउंट में, उसको आप क्या करेंगे? करंट ईयर में बेड डेट एक्सपेंस मान लेंगे 100 से बस। ठीक है, इस तरह की बातें क्लासेस में आपसे हुई थी, जैसे इसको रिकॉल के मैं लिए आपको यहाँ से याद करवा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर एक एंट्री है किसकी? बैड डेट रिकवरी की। बैड डेट रिकवरी की एंट्री क्या है? डायरेक्ट पेमेंट अगर मिल रही है, डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री क्या थी? कैशिया बैंक डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, फिर अगर ऐसा है कि प्रॉमिस है, देन पेमेंट है। एक बंदा आपसे प्रॉमिस करता है वापस कर दूंगा, फिर बाद में पेमेंट करता है। तो अगर प्रॉमिस और पेमेंट के टाइमिंग में फर्क है, तो प्रॉमिस होने की बुनियाद पर आप उसको गुड डेट मान लेंगे, आप दोबारा से उसको अकाउंट
रिसीवेबल के तौर पर डेबिट कर देंगे, और बैड डेट एक्सपेंस क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जब आपको पेमेंट कर देगा तो आप कैश या बैंक डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर इस एंट्री को नेट किया जाए, तो अकाउंट रिसीवेबल आपने पहले क्रिएट किया है फिर खत्म किया है, तो अगर अकाउंट रिसीवेबल से अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल किया जाए, नेट एंट्री वही बनेगी, बैंक डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। अगर इन दो एंट्रीज के बनने में टाइमिंग में कोई फर्क ना हो तो। ठीक है, अगर आपको ये बातें याद है तो अच्छी बात है। चलेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगर और आगे बढ़ जाए तो हम बोलेंगे एक एंट्री किस चीज की है, इंक्रीज इन प्रोविजन। याद रखिएगा, डेटर के क्लोजिंग बैलेंस पर प्रोविजन का रेट लगने से हमेशा हमें प्रोविजन का क्या मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, बैलेंस शीट। उसमें से हम ओपनिंग बैलेंस का करेंगे, मैच करेंगे, फिर देखेंगे इंक्रीज आएगा या डिक्रीज। अगर इंक्रीज आता है तो हम बनाएंगे एंट्री बैड डेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। एसओएफपी में हम हमेशा अकाउंट रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस से प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस ही मैच करते हैं। और अगर प्रोविजन क्या हो जाए, आपका डिक्रीज हो जाए, तो डिक्रीज इन प्रोविजन की क्या एंट्री है, डिक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री है प्रोविजन डेबिट बैड डेट क्रेडिट। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, पेपर में और क्या सवाल हो सकता है, क्या चाहिए, मैंने सवाल किया आपसे, अगर बैड डेट की एंट्री रिकॉर्ड ना हुई हो तो प्रॉफिट ओवर स्टेटेड या अंडरस्टेटेड, आपने कहा प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है। अच्छा जी, ओके। उसके बाद अगला सवाल मैंने कहा था कि अगर क्या बैड डेट राइट ऑफ की एंट्री अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट तक जाती है, उस अकाउंट रिसीवेबल में दिखाई देती है, यानी क्या बैड डेट राइट ऑफ होने का इम्पैक्ट अकाउंट रिसीवेबल में देखने को मिलता है या नहीं मिलता, सवाल ये। यस, देखने को मिलता है। अच्छा जी, क्या प्रोविजन की एंट्री का इफेक्ट अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट तक जाता है कि नहीं जाता, क्या प्रोविजन की एंट्री का इफेक्ट अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। जिस द करेक्ट आंसर इज अकाउंट रिसीवेबल तक नहीं पहुंचता, लेकिन उसका एक सेपरेट अकाउंट बनता है, लेकिन एसओएफपी बनाते वक्त दोनों बैलेंसेस को हम नेट ऑफ कर देते हैं, कॉन्ट्रा अकाउंट खोलते हैं अलग से, प्रोविजन का कोई भी इम्पैक्ट अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट तक नहीं जाता, उसका एक सेपरेट अकाउंट खुलता है। लेकिन फिर जब बनती है एसओएफपी तो वहां जाते हुए हम क्या करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल की बैलेंस सीडी को प्रोविजन की बैलेंस सीडी से नेट कर देते हैं। ये कुछ बातें ध्यान में रखिएगा आपको। ठीक है, सब बातें आपके सामने हैं, ध्यान में रखिएगा। अब बस कोई डेफिनेशन की क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा आपसे, उसके बाद मैं इसको एंड करूंगा। बाकी यह है कि आप थोड़ा सा एक दफा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो आपको आता ही होगा, सम ऑफ द एट डिजिट मेथड भी जरा देख लीजिएगा, रिकॉल करके जाइएगा। खास तौर पे सम ऑफ द एट डिजिट मेथड में मैंने आपको सम निकालने का फॉर्मूला सिखाया था, वो भी आप रिकॉल कर लीजिएगा। ये चीजें आपकी रिकॉल की भी होनी चाहिए। अच्छा, डेप्रिसिएशन, द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू allocate depreciable cost on systematic basis over useful life, write the asset down to its realizable value, accumulate a fund for asset replacement, recognize that asset lose value over time। तो इनमें से कौन सी डेफिनेशन जो है ना, डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन की सबसे सुटेबल डेफिनेशन, इसका आंसर क्या है, डेफिनेशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
If a property plant equipment remains idle for the whole year, depreciation expense for the year will be nil under. ठीक है जी, अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आइडल रहता है पूरा साल तो कौन से मेथड के तहत डेप्शन चार्ज नहीं होगी? तो इसका जवाब ये है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड के तहत डेप्शन चार्ज नहीं होगी। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है या आरबीएम है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये टाइम बेस्ड मेथड है, इसमें डेप्शन चार्ज होगी एसेट के आइडल होने के बावजूद भी। ठीक है जी, बिल्कुल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में नहीं होगी और प्रोडक्शन आर मेथड में भी नहीं होगी, ये दोनों यूजेज बेस्ड मेथड। Which of the following is not an asset that falls under the scope of I-16 property plant equipment? Property plant equipment are tangible assets, ठीक है जी, assets held for the production or supply of goods or services, asset held for sale in the normal course of business, assets expected to be used for more than one period. The property plant equipment are tangible items held for production, selling and distribution and provide economic benefit for more than one accounting period. ए भी डेफिनेशन है, बी भी डेफिनेशन है, सी डी भी डेफिनेशन है, तो कौन सा पार्ट डेफिनेशन नहीं है? सी। सी क्यों नहीं है? क्योंकि सी में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो इन्वेंट्री की डेफिनेशन है। वो एसेट्स जो हेल्ड फॉर सेल होते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो इन्वेंट्री कहलाते हैं। यस, प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर इन्वेंट्री नहीं होते, वो एसेट होते हैं जो हम यूज करते हैं, और इन्वेंट्री हम खरीदते हैं आमतौर पर सेल करने के लिए। An entity acquired laptop in exchange of desktop which have carrying amount of rupees 4.5 लाख रुपए and fair value of rupees 3 लाख रुपए। एक पुराना डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसकी WDV आपके पास 4.5 लाख रुपए है, मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी लग रही है? 3 लाख रुपए। The list price of the laptop acquired is what? 6 लाख रुपए। The entity also required to pay cash of rupees 275,000 in exchange transaction। यानी आप 6 लाख का नया लैपटॉप देने के लिए पुराना डेस्कटॉप कंप्यूटर दे रहे हो और 2,75,000 रुपए दे रहे हो, तो लैपटॉप जो नया आपने एक्वायर किया उसकी कॉस्ट क्या है? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट? अगर आपको याद हो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट? एसेट की कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, जरा बताइए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पेड एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। पहला सवाल करता हूँ, नए लैपटॉप को हासिल करने के लिए हमने कितना कैश दिया? बताइए, कोई जल्दी बताइए। नए लैपटॉप को हासिल करने के लिए हमने कितना कैश दिया? जल्दी बोलिए बेटा। 2,75,000 रुपये। गुड, तो ये हमारी कॉस्ट बन गया। अच्छा जी, और नए लैपटॉप को हासिल करने के लिए हमने पुराना डेस्कटॉप दिया। पुराने डेस्कटॉप की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? पुराने डेस्कटॉप की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 3 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने नए नए लैपटॉप को हासिल करने के लिए 2,75,000 रुपये कैश दिया और पुराना कंप्यूटर दिया जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए है। तो फेयर मार्केट वैल्यू गिवन अप 3 लाख रुपए हो गई और कैश पेड 2,75,000 रुपये हो गया। तो लिहाजा इन दोनों का सम हमारी कॉस्ट बन जाएगी। 3 लाख प्लस 2 लाख
75,000 रुपए। तो नया कंप्यूटर जो है वो 5,75,000 रुपए के ऊपर क्या होगा, हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होगा। सही। अच्छा जी। A motor vehicle was purchased for rupees 1,395,000 on 1st July 2018. It has an estimated useful life of 5 years and a residual value of rupees 2,55,000. If the sum of the year digit of adaptation is used, what will be the carrying amount of motor vehicle on 30th June 2020? तो 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019, ठीक है। और उसके बाद 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020, 2 साल। 2 साल के एंड पर एसेट की डब्ल्यूडीवी क्या होगी, बताइएगा सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड से। कॉस्ट 1,395,000 रुपीज इन थाउजेंड, लेस डेप्रीसिएशन ऑफ ईयर 1, पहले साल की डेप्शन। तो ईयर का आप सम कर लें, ईयर्स का आप सम कर लें, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 15 साल। एसेट की कॉस्ट है 1,395,000, उसमें से माइनस करवाएं रिटल वैल्यू 2,55,000, पहले साल की डेप्शन है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 15, निकालें। एक साल की डेप्शन क्या आती है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एक साल की डेप्शन क्या आती है। 3,80,000 रुपये आता है। फिर आप निकालें डेप्शन ऑफ ईयर 2, ईयर 2 की डेप्शन भी इसी अमाउंट पे लगेगी, 1,395,000 माइनस 255 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 15। तो बताइए ईयर 2 की डेप्शन क्या बनती है, 3,04,000। डब्ल्यूडीवी बोलिए, डब्ल्यूडीवी बोलिए। 7,11,000। ठीक है जी, 7,11,000 एसेट की डब्ल्यूडीवी होगी 2 साल के एंड। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर 2019 एन एंटिटी परचेज अ मशीन फॉर ₹20 million टू बी यूज फॉर 6 ईयर। 2019 में आपने एक मशीन खरीदी है 20 मिलियन की, 6 साल उसकी यूजफुल लाइफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ दिस मशीन 2019? इनमें से आप बताएं कौन सी रेजिडुअल वैल्यू है मशीन की 2019 की, जो आपने आज खरीदी है। मतलब इनमें से कौन सी वैल्यू को हमें डेप्शन कैलकुलेट करते वक्त रेजिडुअल वैल्यू मानना चाहिए। चलिए देखते हैं आप में से कितने लोगों को क्लास का बताया हुआ कॉन्सेप्ट याद है, बताएं इनमें से कौन सी वैल्यू को आपको रेजिडुअल वैल्यू मानना चाहिए, चलिए बताइए। इनमें से कौन सी वैल्यू को आपको रेजिडुअल वैल्यू मानना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। आपको देखिए रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी एसेट की रेजिडुअल वैल्यू क्या है, जो एसेट आपने आज खरीदा है, अगर ये आज आज की डेट पर ये 6 साल पुराना होता
और हम इसको आज 6 साल पुराना करके मार्केट में आज बेचने जाते हैं, जिस डेट पे हमने खरीदा है उस डेट पे हमें मार्केट से जो इसकी वैल्यू मिलती, यानी इस जैसे सिमिलर एसेट की इस जैसे 6 साल पुराने सिमिलर एसेट की जो आज डेट ऑफ परचेज वाले दिन मार्केट वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम क्या मानेंगे, रेसिडुअल वैल्यू। तो उसका जवाब क्या है, ₹4 million कैन बी करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अ 6 year old सिमिलर मशीन। अगर ये मशीन 6 साल पुरानी अज्यूम कर ली जाए, तो इस जैसी 6 साल पुरानी मशीन आज मार्केट में कितने की बिकेगी, 4 million की। तो वही इसकी क्या कहलाई जाएगी, रेसिडुअल वैल्यू। तो याद रखिएगा, रेसिडुअल वैल्यू होती लाइफ के एंड पर है, लेकिन उसका जो हम एस्टिमेट लेते हैं वो करंट एस्टिमेट होता है। मतलब अगर आज जो हम चीज नहीं खरीद रहे हैं वो 6 साल पुरानी हो, तो आज वो कितने की बिक जाएगी, आज वो जितने की बिक जाएगी वही हमारे लिए नेचुरल वैल्यू कहलाएगी। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी, 4 million। Sami Enterprise imported a grinding machine for ₹3,870,000 from Germany and incurred transportation expense of ₹1,00,000, installation cost of ₹1,75,000, insurance expense of ₹50,000, and signed annual maintenance agreement cost ₹2,00,000. Identify the amount at which grinding machine would be stated in the statement of financial position। तो बताइए ग्राइंडिंग मशीन की कितनी कॉस्ट आप कैपिटलाइज करेंगे। यूजफुल लाइफ तो बता ही नहीं है, तो वरना हम इसको 1 साल के एंड पे डेट शीट करके रिकॉर्ड करें। तो व्हाट इज द करेक्ट कॉस्ट, तो क्या करेंगे हम भाई, इसकी परचेज प्राइस कैपिटलाइज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकरिंग एक्सपेंस है, उसका इसके अवेलेबल फॉर यूजर से कोई ताल्लुक नहीं है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का ताल्लुक है, इसका भी इसके अवेलेबल फॉर यूज होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा 1, 2 और 3, ये 3 कॉस्ट का सम जो होगा वो कैपिटलाइज होगा। और वो सम क्या बनता है बताएंगे आप, 4,145,000। इसी पर इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे, जो भी मेथड होगा, जो भी इसकी रेडल वैल्यू होगी वो लेस करेंगे, जो भी मेथड आप जानते हैं निकाल सकते हैं। आरबीएम का जरा फॉर्मूला रिकॉल कर लीजिएगा कि आर इज इक्वल टू 1 - S/C होल पावर 1/n। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रेट निकालने में आपको काम आएगा अगर वहां रेट निकालना पड़ता है पेपर के अंदर। चलिए, प्राइम एंटरप्राइज डेप्रिशिएट इट्स एसेट यूजिंग सम ऑफ द ईयर मेथड। व्हाट proportion of the cost of asset having a useful life of span of 5 years with no residual value will have been written off at the end of year 3। तो अगर आप सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और एसेट की रेजिडुअल वैल्यू क्या है, 0 है, तो आप कॉस्ट का कितना परसेंट बैलेंस अब तक क्या कर चुके हैं, डेप्रिशिएट कर चुके हैं। तो अगर यूजफुल लाइफ 5 साल थी, तो सम ऑफ द एडिशन में 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा बताइए, 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तक आप सम में से 12 को डेप्रिशिएट कर चुके हैं आउट ऑफ 15। तो 12 हिस्से डेप्रिशिएट हो चुके हैं आउट ऑफ 15, तो 12 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इतना परसेंट कॉस्ट आप अब तक डेप्रिशिएट कर चुके हैं। तो क्या आंसर बनेगा, 12 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज क्या बनेगा, 80%। इसका मतलब क्या है, 80% एसेट हम अब तक डेप्रिशिएट कर चुके हैं। फिर ये बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी करवा दिए थे।
ठीक है, और ये जो लास्ट रिवीजन हुआ होगा उसके अंदर भी आपने देखे होंगे। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको रिकॉल हो गई होंगी। बाकी अगर आपने इन्वेंट्री पढ़ लिया है और फीफो ऐपको वगैरह कर लिया है, एनआरवी लॉस वगैरह याद है, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का फर्क याद है, परपेचुअल पीरियोडिक के डिफरेंसेस याद है, तो फिर तो मसले वाली बात ही नहीं। ठीक है बेटा। बाकी अब फाइनल अकाउंट है, उसको टैकल करना सीखिए। हिंट मैं आपको सिर्फ इतनी दूंगा कि भाई कोशिश कीजिए कि आपके पास जो पहला 1 घंटा है उसमें आप जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज कर सकते हो आप निपटा दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप 40 एमसीक्यूज जो है वो उस 1 घंटे में कर लें, और फिर पूरा आखिर का 1 घंटा आपके पास होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के लिए होना चाहिए। अगर आप फाइनल अकाउंट शुरू में स्टार्ट करेंगे तो वो आपका बहुत टाइम ले जाएगा। ठीक है। असल में ये जो फाइल है एक रॉ फॉर्म में है, मैं इसको फिनिश नहीं कर सका हूँ। अगर ये फिनिश फॉर्म में होती मैं आपको पहले शेयर कर चुका होता। मैं इसको कंपाइल कर रहा था, काम कर रहा था, मतलब क्वेश्चन बना रहा था, आई कैप के पुराने पास पेपर्स देख रहा था कि उसमें आई कैप ने जो टेस्टिंग की है विदाउट एमसीक्यू कैसे की है। मैंने आपको सारी गाइडलाइन दी तो दी है। शायद रॉ में ही कर दो, चले भाई रॉ में कर देते हैं। ठीक है, ओके। ठीक। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कोई मसला तो नहीं है मेरे ख्याल से। अब आप इन्वेंट्री को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइएगा। दूसरे नंबर पर डेप्शन, उसमें परसेंटेज प्रपोर्शन मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया था कि कॉस्ट अब तक जो डब्ल्यू है कॉस्ट का कितना परसेंटेज है, क्यों डेप्शन वो कॉस्ट का कितना परसेंट है, फिर कॉस्ट डब्ल्यू से कॉस्ट पे आना वापसी, ये भी आपको सिखाया था। ठीक है, तो ये तमाम बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इन्वेंट्री वाले चैप्टर की वेटेज अच्छी खासी है, आपको वो पेपर में 8 से 10 नंबर स्कोर करवा सकता है बिल्कुल। इन्वेंट्री वाले चैप्टर को लाइट मत दीजिएगा, आपको एफ को फीफो ये सब चीजें आनी चाहिए। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, तो पीरियोडिक सिस्टम में आप जानते हैं कि आप नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं बनाते, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की एंट्री बनाते हैं। परपेचुअल सिस्टम में आप नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दोनों की एंट्री बनाते हैं। ठीक है, याद रहेंगे। परपेचुअल सिस्टम में आप एनआरवी लॉस की एंट्री पास करते हैं, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में आप एनआरवी लॉस की अलग से कोई एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि आप क्लोजिंग स्टॉक को काउंट करते हुए डायरेक्ट उसको चूज करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। मैन्युफैक्चरिंग से मुतालिक कोई खास चीज़ नहीं है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के मुतालिक एमसीक्यू इस तरह आ सकते हैं कि वो आपसे पूछ सकता है प्राइम कॉस्ट क्या है, तो आपको प्राइम कॉस्ट चूज करनी होगी। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर ऐड कर दे, और डायरेक्ट एक्सपेंस अगर है तो वो ऐड कर दे, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी। तो प्राइम कॉस्ट का फार्मूला पूछ लेगा, आपको जवाब देना आना चाहिए डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एक सवाल ये आ सकता है। इसके अलावा जो ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन की एंट्री, वो एंट्री एमसीक्यू में पूछ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट का पार्ट बन के अब तक तो नहीं आया कभी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आएगा भी नहीं, इसकी टेंशन ना लें। हाँ, एमसीक्यू के अंदर कोई पोर्शन अगर आ गया तो आ गया, अदरवाइज वो भी नहीं। और कुछ बोले। एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन। आप अगर आपके पास टाइम हो तो आप आई कैप का मॉडल पेपर एक दफा कर लें बस, खाली एमसीक्यू जो उसमें मौजूद। ठीक है ना, मॉडल पेपर लाजमी टाइम कर लें, उसमें अच्छी खासी वैरायटी आपको मिल जाएगी और पेपर का आइडिया हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। क्लोज करें इसको। चलिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला सकता हूँ। अच्छा, अब ये जो फाइल के बारे में आपकी एक्सपेक्टेशन है ये थोड़ी
ओवर एग्जिलेटेड है। मैं बताता हूँ, ये फाइल मेरी अपनी ज़ाती कंपाइल की हुई है। इससे मुराद ये कि मैंने पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन बनाया है कैंपस, जो कुछ क्वेश्चन शायद आए कि अपने मॉडल पेपर के अंदर भी रखे। तो सोर्स जो बनाते वक्त क्या है, वो कॉन्सेप्ट है। तो आप फाइल में मौजूद कंटेंट के लिए वो एक्सपेक्टेशन ना लें कि वो एज इट इज कंटेंट होगा, लेकिन जो मैंने डिस्कशन किया वो इम्पोर्टेंट है। उसके जरिए वो कंटेंट जो डिस्कशन में आया वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है।